हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। बीपीएससी टीआरई 3 में आज हम लोग लेकर के आए हैं यह प्रैक्टिस सेट, जिसमें सोशल स्टडीज के साथ साथ विज्ञान बिहार विशेष से रिलेटेड अहम महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक एक करके उसके उत्तर के व्याख्या के साथ देखेंगे, जिससे टीआरई 3 में हमारा एक सीट कंफर्म हो सके। आइए हम लोग बिना देर किए हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि कंकाल के वह हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और मोड़े जा सकते हैं, वह हिस्सा कौन सा है? वह वर्टिब्रे है या फिर कार्पसल्स हैं या कार्टिलेज हैं, या फिर ये बीपीएससी के जो ऑप्शंस होते हैं कि उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? जी, पहला नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे जो करेक्ट आंसर होगा कि कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त तो नहीं होते हैं, हड्डियों की इतनी मजबूत नहीं होते हैं, उतना सख्त नहीं होते, लेकिन और मोड़े भी जा सकते हैं, वो कार्टिलेज कहलाते हैं। जैसे कान जो है हमारा मानव शरीर का, वो कार्टिलेज का बना हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है पहला नंबर क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। दोस्तों, हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो आप तक पहुंचे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे स्क्रीन पर कि लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ किस में रहते हैं? शैवाल और कवक में, या फिर कवक और बैक्टीरिया में, या शैवाल और फिर वायरस में? इसका सही उत्तर क्या है? या एक से अधिक आंसर होगा या इनमें से कोई नहीं? जी, आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, और ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। दूसरा नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है कि शैवाल और कवक में जो है लाइकेन एवं क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि मानव शरीर की मांसपेशियां में के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखिएगा, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है। मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है। दूसरा ऑप्शन है कि मांसपेशियां जोड़े में काम करती है, या सी ऑप्शन है कि सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है। इनमें से एक से अधिक आंसर गलत है, या फिर इनमें से कोई भी आंसर गलत नहीं है। करेक्ट आंसर क्या? तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए कि मांसपेशियां जो है वो केवल हड्डियों को धक्का दे सकती है, यह कार्य नहीं है। यानी ये गलत कथन है मानव शरीर की मांसपेशी के बारे में। ऑप्शन नंबर ए जो है वह सबसे सही ऑप्शन है इसके लिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारे स्क्रीन पर दोस्तों कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? कम चमक वाला एक घोड़ा होगा, या काली पट्टी का एक जेबड़ा होगा, या काली पट्टी का एक घोड़ा होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए के रूप में कि कम चमक वाला एक घोड़ा होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है चौथा नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि केंद्राभिमुखी बल के लिए जिम्मेदार है। केंद्राभिमुखी बल के लिए कौन सा जिम्मेदार है? अंतरिक्ष में वस्तु की स्वतंत्र गति जिम्मेदार है, या वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना है, या वस्तु को सीधी रेखा में साथ उड़ाना? इसका करेक्ट आंसर क्या है पांचवा नंबर प्रश्न का? तो जो सबसे सही उत्तर है कि केंद्राभिमुख बल के लिए जो जिम्मेदार है वह वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना जो है, यह केंद्राभिमुख बल के लिए एक जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? ऊर्जा परिवर्तन यानी गतिज ऊर्जा से जब ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन होता है तब घर्षण बल कार्य करता है, या फिर स्थितिज ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है तब घर्षण बल कार्य करता है, या रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन होता है तब घर्षण बल काम करता है, या फिर डी और ई ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन का कि जब भी जो है गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन होगा तो वहाँ पर जो है ये घर्षण बल शामिल होता है। जब भी गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो वहाँ पर कौन सा बल शामिल होता है? वहाँ पर घर्षण बल शामिल होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किसने किया था? पेसमेकर का आविष्कार करने का जो श्रेय है वह किन्हें जाता है? वर्जीनिया एपगर हैं, या फिर जॉन हब्स हैं, या क्रिस्टियन बर्नार्ड हैं? इसमें से सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 7वां नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी होगा कि जॉन हॉब्स जो हैं वो पेसमेकर का आविष्कार के रूप में जाने। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है।
तो अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8 है कि रक्त का वह कौन सा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का संवहन करता है। जी, रक्त का वह कौन सा घटक जो है भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का संवहन करता है, यानी है उसको परिवहन करने का कार्य प्लाज्मा करता है, या रक्त प्लेटलेट्स करता है, या फिर सफ़ेद रक्त कोशिकाएं करता है, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि ये जो CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे के परिवहन का जो कार्य है वह प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि रक्त में पाया जाने वाला शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। जी, रक्त में पाया जाने वाला जो पूरे शरीर में हमारे ऑक्सीजन पहुंचाता है वो सफ़ेद रक्त कोशिका है, या प्लेटलेट्स है, या फिर लाल रक्त कोशिका है, या इनमें एक से अधिक है, या कोई नहीं है। इस 9वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि रक्त में पाए जाने वाला लाल रक्त कोशिका जो है वो ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। यानी हम लोग जब सांस लेते हैं नाक के द्वारा और फेफड़े के द्वारा, लंग्स के द्वारा, जब उसमें से हवा में से ऑक्सीजन को निकाल लिया जाता है और फिर वह ऑक्सीजन जो है लाल रक्त कोशिका के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में हमारे पूरे शरीर में परिवहन करने का कार्य करती है। तो यह किसके द्वारा होता है? लाल रक्त कोशिका के द्वारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में पूरे शरीर में ऑक्सीजन परिवहन का कार्य लाल रक्त कोशिका कराता है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि मछली का जो हृदय कक्ष है वो कितने कक्ष होते हैं? मछली के हृदय में जो है वह 2 कक्ष होते हैं, 1 कक्ष होते हैं, या फिर 4 कक्ष होते हैं, या एक से अधिक, या ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है दोस्तों कि मछली के हृदय में जो कक्षों की संख्या है वो कितनी है? मछली के हृदय में कक्षों की संख्या है, इसमें सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कि 2 कक्ष जो है मछली के हृदय में होते हैं। मनुष्य के हृदय की अगर हम लोग बात करें तो मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, दायां अलिंद, दायां नीलय, बायां अलिंद, बायां नीलय। तो कुल जो है मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष, और इसके हृदय में, मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये तो 10 विज्ञान के प्रश्न थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए हमें छूटना नहीं चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन है? अभी वर्तमान में वो कौन है? तो 30 जून 2022 के बाद से जो मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत हैं वह हैं ये, इससे पहले जो थे 23 जून 2022 से पहले उद्धव ठाकरे थे, उसके बाद जो हैं वो बने एकनाथ शिंदे, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया? भारत का जो 75वां ये स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 2023 में, तो इसमें जो है किनके द्वारा जो है हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया? यह आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाने वाला स्वतंत्रता में जो हर घर तिरंगा कार्यक्रम है, ये चुनाव आयोग ने शुरू किया था, या नीति आयोग ने, या फिर भारतीय सेना, या केंद्र सरकार? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि केंद्र सरकार ने जो है इस अभियान को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने का प्रक्रिया करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो केंद्र की जो नई शिक्षा नीति है, या फिर ये कहिए कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसको जो शुरू करने का जो कार्य है वो करने का कार्य सबसे पहले जो है उत्तराखंड सरकार ने किया है। यह कब शुरू किया है? तो यह 12 जुलाई 2022 ईस्वी को इसने जो है प्रक्रिया शुरू करने का काम किया है। यानी देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जिन्होंने ये केंद्र की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, या नई शिक्षा नीति 2020 कहिए, इसको शुरू करने का कार्य सबसे पहले किसने किया है? तो ये उत्तराखंड की सरकार ने किया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बिहार के किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविज़न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दादा साहब फाल्के भारतीय जो टेलीविज़न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले बिहार के प्रथम ये कौन है? 2022 में शामिल होने वाले, सॉरी प्रथम कह रहे हैं, ये शरद सिन्हा हैं, या दीप श्रेष्ठ है, मदन पांडे हैं, या फिर शत्रुघ्न सिन्हा है, या फिर इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक है? बीपीएससी दोनों तरह से प्रश्न कर रहे हैं। अब नए पैटर्न पर उसने 2 ऑप्शन डी और ई, डी में एक से अधिक और ई में जो है
कोई नहीं। पुराने पैटर्न पर इस प्रकार के प्रश्न आते थे। तो इस 14वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर होगा दोस्तों, ये करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि दीप श्रेष्ठ जी को जो है वो 2022 का दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है। तो 2021-22 के अनुसार जो है आर्थिक सर्वेक्षण जो 2021-22 में हुआ है, उसके अनुसार जो बिहार राज्य में वर्तमान में शहरीकरण का जो स्तर है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है कि 15.3% जो है वो शहरीकरण है। 2010 ये जो पिछला 10 साल का शहरीकरण था उसके कंपैरिजन में यह काफ़ी तेज़ी में बढ़ा है। 2011 के जनगणना के अनुसार जो है बिहार में शहरीकरण का स्तर जो है वो 11.3% था, लेकिन अब वर्तमान में कितना हो गया है, अब वर्तमान में 15.3% हो गया है। यानी ऐसे कहिए कि 10 सालों में जो है वो 4% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि बहुत ही अधिक बढ़ोतरी है। बिहार कृषि के लिए जाना जाने वाला राज्य है और इस राज्य में जो है शहरीकरण का स्तर वो 11.3% जो 2011 के जनगणना के अनुसार था, अभी वर्तमान में वो 15.3% हो गया है 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू किया है। गिद्ध संरक्षण योजना जो है शुरू करने का कार्य कैमूर टाइगर रिजर्व किया है, या राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किया है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, या फिर कांवरलेड बर्ड सेंचुरी के द्वारा यह काम किया गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के द्वारा जो है यह काम शुरू किया गया है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है यह पश्चिम चंपारण जिला, यानी जो बेतिया जिला है, पश्चिम चंपारण जिला के सबसे उत्तरी भाग में नेपाल के सीमा के पास यह स्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भारत के बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिला में बाघ संरक्षण को समर्पित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यानी हम ये कहेंगे कि जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है यह बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, और यहाँ जो है 2018 के अनुसार यहाँ लगभग 40 के आसपास बाघों की संख्या है। यानी बिहार का यह इकलौता बाघ अभ्यारण्य है। कौन? VTR, यानी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है VTR। तो यह कहाँ का? बिहार का एकमात्र जो है यह टाइगर रिजर्व है, और इसने ही गिद्ध संरक्षण योजना शुरू किया है। ऑप्शन नंबर सी के रूप में इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत में सर्वप्रथम जो जनगणना है वह किनके द्वारा सबसे पहले कब कराया गया है, किस वर्ष? 1872 है, 1901 है, 1911 है, या फिर 1921 है। तो भारत में जो जनगणना कराया गया है वह सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो वह 1872 ईस्वी में कराया गया है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 1872 ईस्वी में जो है शासन जो यहाँ चल रहा था वह लॉर्ड मेयो का शासन था, और लॉर्ड मेयो एक ऐसे ये हैं, मतलब वायसराय गुजरे हैं, जो यहाँ उनकी हत्या जो है भारत में ही कर दी गई थी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर लॉर्ड मेयो की, और उन्हीं के शासनकाल में सबसे पहले जो है भारत में ये जनगणना हुआ था। उसके बाद फिर भारत में जो पहली अगर हम लोग आधिकारिक जनगणना की बात करें तो वो 1881 ईस्वी में हुआ है। उस वक्त जो शासनकाल चल रहा था वो लॉर्ड रिपन महोदय का चल रहा था, जिनको भारतीयों का उद्धारक के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड रिपन महोदय को उनका कार्यकाल भारतीयों के पक्ष में बहुत हद तक रहा है। उसके बाद जो है प्रथम ये फिर समकाल घटना ये जनगणना 1901 में हुआ। फिर उसके बाद जो है लगातार 10 वर्षों पर जनगणना होते आ रहा है। 2011 में जो है वो जनगणना हुआ है, और 2011 की जनगणना जो है हमारी जनगणना हमारा भविष्य के आधार पर था, और अंतिम जनगणना जो है अभी 2011 का हुआ है। 2021 में जो जनगणना होना था वह जनगणना अभी नहीं हो पाया है, बीच में कोरोना जैसी महामारियां थी और भी कुछ ये होने के कारण जो है अभी जनगणना स्थिर है। तो अभी जो भी आंकड़े जनगणना से संबंधित जो है वो सभी आंकड़े 2011 के जनगणना के अनुसार ही दिए जाते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। उस वक्त शासन जो था लॉर्ड मेयो का था, और लॉर्ड मेयो को जो है भारत में ही उनकी हत्या कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन है। यानी अगर बिहार में तुर्की के सत्ता के वास्तविक संस्थापक की बात किया जाए तो वो मलिक हसामुद्दीन है, या इब्न बख्तियार खिलजी है, या इब्राहिम है, या दरिया खां नुहानी है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर
होगा वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि इब्न बख्तियार खिलजी जो है वो बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। बख्तियार खिलजी का जन्म जो है वो अफगानिस्तान के हेमलंद प्रांत में हुआ था। अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में इनका जन्म हुआ था और ये जो है तुर्क खलाज जनजाति के सदस्य रहे हैं। कौन से जनजाति के? खलाज जनजाति के सदस्य रहे हैं। और दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने अपने राजधानी नवाब द्वीप में 1213 और 1203-4 में सेना राजा लक्ष्मण सेन को हराया। उसके बाद बंगाल और बिहार को फिर जीता। फिर उसके बाद जो है असम को जीता। इसने जो है उदंतपुरी के जो विश्वविद्यालय था उसे नष्ट किया। फिर उसके बाद जो है 1200 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया। यानी बख्तियार खिलजी जो है वो अपने बहुत ही कम समय में जो है वो बिहार और बंगाल में सैन्य सफलता से ये करके अपने शासन को स्थापित करने में ये रहा। तो इस 18वां नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा। और इन्होंने ही जो है नालंदा विश्वविद्यालय को ये बर्बाद करने का कार्य जो है इनके द्वारा ही किया गया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के जो प्रथम भारतीय गवर्नर हैं वह जयराम दौलत दास हैं या श्री कृष्ण सिंह हैं या ब्रजकिशोर प्रसाद हैं या बीपी मंडल हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में जो प्रथम राज्यपाल के रूप में जाने जाते हैं बिहार के, वो जयराम दौलत दास जाने जाएंगे। जयराम दास दौलत राम जाने जाएंगे। और श्री कृष्ण सिंह जो है यह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जयराम दास दौलत राम को बिहार का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया था। और ये भारत के अगर स्वतंत्रता से पहले की बात करें तो जेम्स स्टीफन जो है वो 1 अप्रैल 1936 को बिहार के पहले राज्यपाल नियुक्त हुए थे। तो स्वतंत्रता से पश्चात कौन थे? स्वतंत्रता के पश्चात जयराम दास दौलत राम हैं। और स्वतंत्रता से पूर्व कौन है? तो जेम्स स्टीफन है। जेम्स स्टीफन जो है ये 1 अप्रैल 1936 को बिहार के पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि करेवा की मिट्टी किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? करेवा की मिट्टी जो है यह किस चीज़ की खेती के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? इसमें केला की खेती होती है या केसर की खेती होती है या आम की खेती होती है या अंगूर की खेती होती है या फिर इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक आंसर सही होगा? तो इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कि करेवा मिट्टी में जो है वो केसर की खेती की जाती है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। उससे इस प्रकार आज जो है इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखे हैं। अगला प्रैक्टिस सेट हम लोग लेकर के जल्द हाजिर होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा तथा आपके लिए यह बहुत ही लाभकारी और हितकारी साबित होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। साथ ही साथ आपसे यह रिक्वेस्ट है कि जो भी सदस्य अभी नहीं जुड़ पाए हैं उन्हें